गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऑडिबल? ऑडियो वीडियो बड़ा क्लियर है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कल क्या करा था हमने, मतलब लास्ट क्लास में सेक्शन 9 हम लोगों ने किया था। सेक्शन 9 मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 9 क्या है, सीपीसी का गेटवे है। गेटवे क्यों है? क्योंकि यही सिविल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या देता है, एक गेटवे देता है, एक तरीका देता है। ठीक है, ये बताता है कि अगर आपके पास एक सिविल सूट है, ठीक है, ये बताता है कि अगर आपके पास सिविल सूट है तो ये कौन ट्राई करेगा? सिविल कोर्ट ट्राई करेंगे। सिविल कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी प्रकार के सिविल सूट को क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। ठीक है, ठीक है। आदित्य, सर आई रिसीव्ड समन एंड कॉपी ऑफ अ प्रिंट फ्रॉम कोर्ट इन अ सिविल केस। अच्छा, तुम्हारे खिलाफ या फिर मतलब किस मैटर में? ठीक है, तो चलो आज हम इसके आगे का स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, अब देखो, देखो सेक्शन 9 चल रहा था सीपीसी का। सेक्शन 9 सीपीसी, मैंने कहा था कि ये क्या होगा, गेटवे टू सीपीसी होगा। गेटवे टू सीपीसी, और गेटवे टू सीपीसी क्यों होगा ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, अब सेक्शन 9 जब आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा कि साहब ये जो कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट शैल हैव jurisdiction to try all suits of civil nature, all suits of civil nature। क्लियर? ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार का सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, ठीक है। स्नेहा अग्रवाल, अभी बेटा अभी ये देखो आप, है ना, स्ट्रेटेजी ऐसे क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, मैं लास्ट में बताता हूं आपको। सेक्शन 9 में हमने देखा कि कोर्ट के पास क्या है, ठीक है, कोर्ट के पास पावर है कि वो हर प्रकार के सिविल सूट को, पावर कह लो या फिर कह लो कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वो हर प्रकार के सिविल सूट को क्या करेगा, ट्राई करेगा। क्लियर? तो ये क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको अगर आपके पास कोई सूट ऑफ सिविल नेचर है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई सिविल सूट है, तो उस सिविल सूट को ट्राई कराने के लिए आपको कहां जाना है? कोर्ट में जाना है। और कोर्ट के पास, ठीक है, कोर्ट के पास क्या होगा? कोर्ट के पास उस सिविल सूट को ट्राई करने का क्या होगा, जुरिस्डिक्शन होगा। उसकी ड्यूटी होगी कि वो आपके सिविल सूट को ट्राई करेगा और आपको रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? चलिए अब देखो, जो इस पूरी डेफिनेशन में या फिर इस पूरे प्रोविजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने वाली, वो इंपॉर्टेंट चीज है सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर। क्लियर? क्योंकि ये सवाल उठता है कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है। ठीक है, यानी कि हमने सुना है, देखो हमें पता है कि सिविल सूट क्या है, सिविल सूट क्या है। ठीक, अब देखो सिविल सूट को पहले हमें समझना पड़ेगा। अगर हम सूट ऑफ सिविल नेचर को देखेंगे, सूट ऑफ सिविल नेचर को पढ़ने की कोशिश करेंगे,
तो सूट ऑफ सिविल नेचर को पढ़ने के लिए हमें सिविल सूट को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। अब सिविल सूट होगा क्या? देखो, मैंने आपको बताया था कि जब ये मान लो कोई पर्सन है ए, इसके पास कोई लीगल राइट है, इसके पास कोई लीगल राइट है। कैसा? सिविल लीगल राइट है। इस सिविल लीगल राइट का जब वायलेशन कोई कर देगा तो इसके पास एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, और इस कॉज ऑफ एक्शन अराइज होते ही इसके पास एक राइट आ जाएगा, राइट टू फाइल आ सूट। राइट टू फाइल आ सूट। क्लियर? राइट टू फाइल आ सूट। क्लियर? ये आपको पता है, ये मैंने आपको बता चुका था। ठीक, यानी कि ये जो सूट हो रहा है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लीगल राइट। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लीगल राइट। आप सूट कर पा रहे हो किसकी वजह से? बिकॉज यू हैव अ लीगल राइट। यू हैव अ लीगल राइट। ये चीज देखिए, आप सूट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास कोई लीगल राइट हुआ करता था, और वो लीगल राइट कैसा होना चाहिए? सिविल इन नेचर। क्लियर? तो अगर आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास कोई सिविल लीगल राइट है और उस सिविल लीगल राइट का वायलेशन हो जाता है, तो उसे क्लेम करने के लिए, उस सिविल लीगल राइट को क्लेम करने के लिए आप सूट फाइल करोगे। सिविल लीगल राइट का सूट होगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? सिविल सूट बोलेंगे। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? सिविल सूट बोलेंगे। तो हम सबको पता है कि एक सूट क्या होगा या सिविल सूट क्या होगा, बट क्वेश्चन वहां उठता है जहां पर शब्द आता है सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, जहां पर शब्द आता है सूट ऑफ सिविल नेचर, क्योंकि हमें पता, ये तो पता चल गया कि सिविल सूट क्या है, बट इसके नेचर वाले और सूट्स, इसके नेचर वाले और सूट्स को हम क्या बोलेंगे? सूट्स ऑफ सिविल नेचर। मतलब वो प्योरली सिविल सूट नहीं होंगे। ठीक है, समझना, वो सारे सूट्स प्योरली सिविल सूट नहीं होंगे। ठीक है, वो बस सिविल सूट की तरह दिखने वाले सूट्स होंगे। क्लियर? वो कैसे होंगे? सिविल सूट्स की तरह दिखने वाले सूट्स होंगे। क्लियर? चलो, अब देखो जरा एक चीज। अब देखो, अब आपको पता है कि साहब आपके पास कोई सिविल लीगल राइट है, आपके पास कोई सिविल लीगल राइट है। उस सिविल लीगल राइट का क्या हो जाता है? वायलेशन हो जाता है। आपके पास क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा तो आप सूट करोगे, क्योंकि ये सूट है रिलेटेड टू द सिविल लीगल राइट। तो ये सूट क्या कहलाएगा? सिविल। ये क्या कहलाएगा? सिविल सूट। ठीक, ये हम लोगों को पता है। बट जब हम बात करें सूट ऑफ सिविल नेचर की, ठीक है, अगर हम बात करें सूट ऑफ सिविल नेचर की, मतलब सिविल सूट, वो कोई कोई ऐसा सूट है विच इज नॉट प्योरली अ सिविल सूट। कोई ऐसा सूट है विच इज नॉट प्योरली अ सिविल सूट, बट उसे हम क्या बोलेंगे? सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर। देखो, होता क्या है, कभी कभी हमारे पास कुछ लीगल राइट होते हैं। कभी कभी हमारे पास कुछ लीगल राइट्स होते हैं, सिविल लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है, इन सिविल लीगल राइट्स के साथ साथ, ठीक है, या फिर ये जो सिविल लीगल राइट्स होते हैं, ठीक, इनके साथ साथ या इन्हें डिटरमाइन करने के लिए कुछ सोशियो रिलीजियस राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सोशियो रिलीजियस राइट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? मतलब एक, जैसे आप मान के चलो, राइट टू रेप्यूटेशन। राइट टू रेप्यूटेशन इज अ प्योरली अ लीगल राइट। राइट टू रेप्यूटेशन इज प्योरली अ लीगल राइट। क्लियर? इसमें कोई सोशियो रिलीजियस राइट नहीं है आपका। ठीक है, राइट टू मतलब ऐसा राइट जो प्योरली आपको किसी लॉ ने प्रोवाइड करा रखा हो। कोई ऐसा अधिकार जो किसी कानून द्वारा आपको पूरी तरह से दिया जा सकता हो, वो क्या होगा? वो एक सिविल लीगल राइट होगा। वो क्या होगा? एक सिविल लीगल राइट होगा। बट कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि साहब मुझे कोई पब्लिक प्लेस पे जाने से नहीं रोक सकता, दैट इज माई सोशल राइट। ठीक है, मुझे कोई पब्लिक प्लेस पे जाने से नहीं रोक सकता, दैट इज माई सोशल राइट। भाई, अगर कोई पब्लिक प्लेस है, अगर सबका जाने का वहां पर अधिकार है,
तो मेरा भी अधिकार होना चाहिए। क्लियर? जैसे मान लो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है। क्लियर? अब मंदिर में पूजा करने का अधिकार हर व्यक्ति का है। क्लियर? तो दैट इज माई रिलीजियस राइट, दैट इज माई रिलीजियस राइट। अब मान के चलो कोई आपका मंदिर में जाना बंद कर दे, कोई आपका मंदिर में जाना बंद कर दे। क्लियर? कोई आपका कोई मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है ना, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि नहीं, इसे इस आदमी को मॉल में नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है? तो ये क्या है? प्योरली अ सोशल राइट। ठीक है? प्योरली अ सोशल राइट, इसमें कोई लीगल राइट आपका इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है? मतलब हो सकता है, हो सकता है। ठीक है? बट अगर हम जनरली देखें, अगर हम जनरली देखें तो इसमें कोई लीगल राइट आपका इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें सोशल राइट इन्वॉल्व है। क्लियर? तो इन सारे राइट्स में आपको अंतर पता होना चाहिए कि जब हम प्योरली किसी लीगल राइट की बात करते हैं, तो प्योरली लीगल राइट के लिए जब हम सूट फाइल करते हैं तो इट इज अ प्योरली अ सिविल सूट, इट इज प्योरली अ सिविल सूट। क्लियर? कोई प्योरली सोशल राइट है या फिर कोई प्योरली रिलीजियस राइट है, कोई प्योरली रिलीजियस राइट है। अब देखो, राइट टू वर्शिप इज अ रिलीजियस राइट। ध्यान से सुनना, राइट टू वर्शिप इज अ रिलीजियस राइट। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखें तो राइट टू वर्शिप या राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। तो ये क्या है? ये एक लॉ द्वारा सैंक्शनड है, संविधान द्वारा क्या करा गया है? इसे सैंक्शन किया गया है। संविधान द्वारा हमें क्या प्रोवाइड कराया गया है? ये वाला राइट प्रोवाइड करा गया है। तो वो राइट, राइट टू वर्शिप, ये एक रिलीजियस राइट के साथ साथ एक लीगल राइट भी बन जाता है, क्योंकि इस पर एक लॉ है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? बट मान के चलो भंडारा कराना, भंडारा करा रहे हो, मंदिर में भंडारा करा रहे हो, अब कोई लॉ थोड़ी ना है कि हर किसी का राइट है भंडारा कराना। ठीक है? आपको क्या भंडारा कराने नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या है? इट इज ओनली अ रिलीजियस राइट। मान लो आपको कहीं आने नहीं दिया जा रहा, 10 लोग पार्टी कर रहे हैं, आपको कहा कि तू पार्टी में नहीं आएगा, तू पार्टी में आने के लायक नहीं है। तो ठीक है, मेरा सोशल राइट था गैदरिंग में आने का, मुझे नहीं आने दिया। तो ऐसे राइट्स क्या होते हैं? सोशल राइट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, रिलीजियस राइट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, बट लीगल राइट वो होते हैं जिसे किसी लॉ द्वारा हमें प्रोवाइड कराया जाता है। जिन राइट्स को किसी लॉ द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड लीगल राइट। क्लियर? अब देखो, कोई सोशल राइट है, क्लियर, तो इसके वायलेशन पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो सकता। कोई केवल रिलीजियस राइट है, तो यहां भी इसके वायलेशन में कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो सकता, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहीं अराइज होगा। मैंने आपको बताया था, जब मैंने कॉज ऑफ एक्शन आपको पढ़ाया था, जब मैंने कॉज ऑफ एक्शन आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आपको कि कॉज ऑफ एक्शन वहीं अराइज होता है जहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट हो। ठीक है? जहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट हो। क्लियर? तो सूट आप वहीं फाइल कर सकते हो जहां पर कॉज ऑफ एक्शन होगा। ठीक है? जहां पर कॉज ऑफ एक्शन होगा, और कॉज ऑफ एक्शन वहीं होगा जहां लीगल राइट होगा। इसलिए अगर केवल सोशल राइट आपका वायलेट हो रहा है तो आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा। आपका अगर कोई रिलीजियस राइट वायलेट हो रहा है तो कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा। ठीक है? अब देखो, तो आपने ये देखा कि इट इज प्योरली अ सिविल सूट। ध्यान से देखना, इट इज प्योरली अ सिविल सूट। ठीक है? क्योंकि यहां पर प्योरली एक लीगल राइट के वॉयलेशन को आप क्या कर रहे हो? लीगल राइट को क्लेम कर रहे हो। क्लियर? ठीक है? अब यहां कोई भी सिविल सूट अराइज नहीं हो सकता, कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं हो सकता। ये सिविल सूट नहीं है, ये सिविल सूट है। ठीक है? अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। कुछ कुछ राइट्स ऐसे होंगे, कुछ राइट्स, मान लो आपके पास कोई लीगल राइट है, मान लो आपके पास कोई लीगल राइट है जिससे जुड़ा हुआ, ठीक है, जिससे जुड़ा हुआ कोई सोशियो रिलीजियस राइट होगा।
आपके पास कोई लीगल राइट है, ठीक है, जिससे जुड़ा हुआ कोई सोशियो रिलीजियस राइट होगा, मतलब किसी लीगल राइट के साथ साथ सोशियो रिलीजियस राइट भी क्या होगा, सोशियो रिलीजियस राइट भी क्या होगा, उसमें इन्वॉल्व होगा। क्लियर? तो देखो, अगर केवल केवल अगर लीगल राइट होता, केवल लीगल राइट होता तो सिविल सूट होता, ठीक है, और अगर केवल सोशियो रिलीजियस राइट्स होते तो कोई सूट ही ना होता। बट कभी कभी ऐसा मैटर, कभी कभी ऐसे सूट्स आपको नजर आएंगे जहां पर लीगल राइट के साथ साथ सोशियो रिलीजियस राइट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब इसके मल्टीपल एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। लीगल राइट के साथ साथ क्या भी होगा, लीगल राइट के साथ साथ कुछ सोशियो रिलीजियस राइट्स भी क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, जैसे अयोध्या टेम्पल डिस्प्यूट, ठीक है, जैसे सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल में एक रिलीजियस बिलीफ वहां पर इन्वॉल्व है, साथ में महिलाओं का राइट टू वर्शिप इन्वॉल्व है, तो एक लीगल राइट इन्वॉल्व है और उनका टेम्पल का जो बिलीफ है वो इन्वॉल्व है। तो कभी कभी ऐसे इश्यूज बनेंगे, कभी कभी ऐसे इश्यूज बनेंगे जहां पर लीगल राइट के साथ साथ सोशियो रिलीजियस राइट्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो जब यहां पर सोशियो रिलीजियस राइट इन्वॉल्व होंगे तो ये प्योरली सिविल सूट तो होगा नहीं, क्योंकि सिविल सूट तो केवल वो होगा जिसमें प्योरली लीगल राइट केवल इन्वॉल्व हो। तो ऐसे सूट्स को हम बोलेंगे सूट ऑफ सिविल नेचर, सूट ऑफ सिविल नेचर। क्लियर? तो इसका क्या है, देखो, इसमें लीगल राइट तो इन्वॉल्व है ही, है ना, लीगल राइट तो इन्वॉल्व है, लीगल राइट के साथ साथ सोशियो रिलीजियस राइट्स भी इससे क्या है, जुड़े हुए हैं। क्लियर? मतलब इस लीगल राइट से जुड़े हुए सोशियो रिलीजियस राइट्स भी क्या रहेंगे, इस मैटर में, इस इशू में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा मैटर, ऐसा सूट जहां पर रिलीजियस राइट के साथ साथ उस लीगल राइट, मतलब लीगल राइट के साथ साथ उस लीगल राइट से कुछ सोशियो रिलीजियस राइट भी जुड़े हुए हो, तो उस मैटर को बोलेंगे सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, तो सूट ऑफ सिविल नेचर का क्या हो गया, सूट ऑफ सिविल नेचर का स्कोप हो गया बहुत ज्यादा ब्रॉड। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड, तो ये क्योंकि ये लीगल राइट को तो कवर कर ही रहा है, ठीक है, तो लीगल राइट को तो कवर कर ही रहा है, साथ के साथ जिन लीगल राइट्स में सोशियो रिलीजियस राइट्स भी इन्वॉल्व हैं उनको भी कवर कर लेगा। क्लियर? उनको भी कवर कर लेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर गोला बनाना है तो बड़ा वाला सर्कल किसका बनेगा, सूट ऑफ सिविल नेचर का, ठीक है, और छोटा गोला किसका बनेगा, सिविल सूट का। ठीक है, क्योंकि हर सूट ऑफ सिविल नेचर तो होगा ही होगा, क्योंकि यहां पर लीगल राइट इन्वॉल्व है, लीगल राइट तो इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, बट इसके साथ सोशियो रिलीजियस राइट भी इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर? ये समझ में आया? क्लियर? मतलब आप लिख सकते हो कि एवरी सिविल सूट is a suit of civil nature, but not all suit of civil nature, but not all suit of civil nature is a civil suit, is a civil suit। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेना लाइन, ये भी आप लिख लीजिए कि एवरी सिविल सूट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, है ना, बट नॉट ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर इज अ सिविल सूट। क्लियर? मतलब देखो, जहां पर लीगल राइट वायलेट होगा वो क्या है, सिविल सूट है। क्लियर? जहां पर लीगल राइट वायलेट के साथ साथ कुछ सोशियो रिलीजियस राइट भी इन्वॉल्व हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर, सूट ऑफ सिविल नेचर। तो सूट ऑफ सिविल नेचर जो है, सूट ऑफ सिविल नेचर एक बड़ा टर्म है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लीगल राइट्स तो कवर होंगे ही होंगे, बट लीगल राइट के साथ अगर कोई सोशियो रिलीजियस राइट भी इन्वॉल्व है तो उसे भी सूट ऑफ सिविल नेचर में कवर कर लिया जाएगा। कोर्ट ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं साहब ये तो रिलीजियस राइट्स हो गए, ठीक है, नहीं नहीं सर ये तो सोशल राइट्स हो गए, मैं तो इसे ट्राई नहीं करूंगा, मैं तो केवल लीगल राइट को ट्राई कर सकता हूं।
तो भाई उसमें लीगल राइट ही इन्वॉल्व है, बट इस लीगल राइट से जुड़े हुए सोशो रिलीजियस राइट्स हैं जिन्हें आपको ही देखना पड़ेगा। तो इसीलिए सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बड़ा करने के लिए, सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को उसे उसे वाइडेस्ट स्कोप देने के लिए हमने सिविल सूट की जगह क्या शब्द रखा, सूट ऑफ सिविल नेचर, ताकि ऐसा ना हो कि अगर किसी लीगल राइट के साथ साथ कोई सोशो रिलीजियस राइट इन्वॉल्व हो तो कोर्ट उसे ट्राई करने से मना कर दे, उसकी जुरिस्डिक्शन वहां पर खत्म हो जाए, ऐसा ना हो। इस वजह से हमने सिविल सूट के शब्द की जगह प्रोविजन में क्या नाम रखा, सूट ऑफ सिविल नेचर। इसका मतलब अगर कोई केवल लीगल राइट के को कंटेस्ट कर रहा है तो भी उसमें आ जाए, और यदि किसी लीगल राइट के साथ कुछ सोशो रिलीजियस राइट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो भी सूट ऑफ सिविल नेचर में फॉल कर जाए और कोर्ट के पास उसको ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन बनी रहे। बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ निधि यादव। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखो, पहले हेडिंग डालो सिविल सूट। एक हेडिंग डालिए सिविल सूट, सिविल सूट। एक हेडिंग डालिए सिविल सूट। हाँ प्लीज राइट। प्लीज राइट। whenever a suit is filed 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 for the enforcement of a pure civil legal rights, whenever a suit is filed for the enforcement of pure civil legal rights, pure civil legal rights, it will be called a civil suit. It will be called a civil suit. It will be called a civil suit. The substantive issue, please write, the substantive issue in such a suit would be the existence of the substantive issue in such a suit, the substantive issue in such a suit would be the existence of would be the existence of civil legal right, civil legal right
and the violation of that civil legal right, and the violation of that civil legal right. क्लियर? तो इस सिविल सूट में इश्यू क्या होगा कि साहब मुझ पे लीगल राइट था और उस लीगल राइट का वायलेशन हो गया। ठीक है? नहीं बेटा, यहां से सब कुछ क्लियर है। सुनीता, अपना एक बार रिफ्रेश करिए, अपना एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करिए। क्लियर? तो सिविल लीगल राइट का सब्सटेंटिव इशू क्या होगा सिविल सूट में कि देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ सिविल लीगल राइट एंड देयर इज अ वायलेशन ऑफ दैट सिविल लीगल राइट। ठीक है? अब डालिए आप हेडिंग सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट वायलेशन ऑफ दैट सिविल राइट, वायलेशन ऑफ दैट सिविल लीगल राइट, वायलेशन ऑफ दैट सिविल लीगल राइट। ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होगा? प्लीज राइट। whenever a suit is filed whenever a suit is filed whenever a suit is filed डिफरेंस में बता दे रहा हूं आपको, डिफरेंस आएगा तो आपको यही लिखना है। whenever a suit is filed, the court presumes that the court presumes that ये मत लिखो, इसे एक काटो, एक लाइन में काटो, इसे एक लाइन में काट दीजिए, है ना? इसे एक लाइन में काट दीजिए, मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ। सूट ऑफ सिविल नेचर में दोबारा लिखवा रहा हूँ, पूरा काट दो, जो मैंने लिखवाया है वो पूरा काट दो। ठीक है? जो मैंने आपको लिखवाया है सूट ऑफ सिविल नेचर में, पूरा काट दीजिए उसे। ठीक है? नया पैराग्राफ लिखिए, है ना? नया पैराग्राफ लिखिए। हाँ लिखो, इन सम सूट्स, लिखो इन सम सूट्स in some suits apart from the civil legal right, apart from civil legal right, there may be some socio-religious issues also involved. There may be some socio-religious issues. There may be some socio-religious issues also involved. There may be some socio-religious issues also involved. आगे लिखो, the determination of the issue related to the civil legal right, the determination of the issue, the determination of issue related to apart, उससे अलग, the determination of the issue related to civil legal right, would depend upon the determination of would depend upon the determination of socio-religious issue, socio-religious issue, socio-religious issue. However, the substantial question in the suit, however, the substantial question in the suit, the substantial question in the suit
is the civil right only, civil legal right only. The substantial question in the suit is the civil legal right only, but but the suit also involves some socio-religious issues. But but the suit also involves but the suit also involves but the suit also involves some socio-religious issues, some socio-religious issues. It will be called a suit of civil nature. It will be called a suit of civil nature. It will be called a suit of civil nature. दिव्यांशु मिश्रा, ये अभी मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड पे यही तो समझाया है आपको कि जिस सूट में सिविल लीगल राइट की साथ साथ कुछ सोशो रिलीजियस राइट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो सूट क्या बन जाएगा? सूट ऑफ सिविल नेचर बन जाएगा। क्लियर? वो सूट क्या बन जाएगा? सूट ऑफ सिविल नेचर बन जाएगा। क्लियर? अब एक लाइन छोड़ के लिखो, एक पैरा। हाँ, एग्जाम्पल में सबरीमाला केस लिख सकते हो, अयोध्या अयोध्या टेम्पल डिस्प्यूट लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में आप सबरीमाला केस लिख सकते हो। बेटा रिपीट देखो, रिपीट के लिए ना मुझे नहीं पता कि हाउएवर से पहले बोला था, तो आप रिपीट रिकॉर्डेड से करा करिए, है ना। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रिपीट करने में अपना टाइम वेस्ट मत कराइए। कोई छूट गया है तो 2 लाइन छोड़ के आगे बढ़ो। क्लियर भाई? समझ में तो आपको आ ही गया है, आपको समझा तो पूरा दिया है, उसी को मैंने लिखा है। लिखाने में अगर कुछ छूट गया आपका तो उसे छोड़ के आगे बढ़ो, और रिकॉर्डेड से अपना वो तो कभी भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन प्रश्न लिखो, एक पैराग्राफ और लिख लो। दस अ सूट ऑफ सिविल नेचर, दस अ सूट ऑफ सिविल नेचर, दस अ सूट ऑफ सिविल नेचर, अ सूट ऑफ सिविल नेचर इज ब्रॉडर, बड़ा है। सूट ऑफ सिविल नेचर बड़ा है भाई, बड़ा क्यों नहीं होगा? देखो, इसमें केवल लीगल राइट है, इसमें लीगल राइट प्लस सोशियो रिलीजियस राइट है ना। तो बड़ा कौन है? ये इसका स्कोप ब्रॉडर है। क्लियर? इसका स्कोप छोटा है। ये एलआर तो यहीं इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? सिविल सूट तो ऑलरेडी सूट ऑफ सिविल नेचर में इंक्लूड हो जाएगा। देखो, दस अ सूट ऑफ सिविल नेचर इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू अ सिविल सूट, suit of civil nature is broader as compared to a civil suit, and both of them will be entertained, under section 9 of CPC. Both of them will be entertained under section 9 of CPC. Under section 9 of CPC. Is this clear? ठीक है, मान लो केवल कोई सोशियो रिलीजियस राइट है, कोई केवल सोशियो रिलीजियस राइट है। ठीक है, आपका कोई सोशियो रिलीजियस राइट वॉयलेट हो गया है, विच इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी लीगल राइट, जिसमें कोई लीगल राइट इन्वॉल्व नहीं है। आपका कोई सोशियो रिलीजियस राइट है
जो वॉयलेट हो गया है, आप उसे लेके कोर्ट गए हो, बट वहां पर देखा जा रहा है कि उसमें कोई भी लीगल राइट इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? तो ऐसे सोशो रिलीजियस राइट्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। ठीक है? तो सीपीसी में कवर होने के लिए, सेक्शन 9 में कवर होने के लिए आपको या तो क्या होना पड़ेगा, सिविल सूट होना पड़ेगा, या सूट ऑफ सिविल नेचर होना पड़ेगा, सूट ऑफ सिविल नेचर होना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि लीगल राइट तो चाहिए ही चाहिए, लीगल राइट तो चाहिए ही चाहिए सीपीसी में घुसने के लिए। क्लियर? सीपीसी में घुसने के लिए। हाँ बेटा, ये सारे एग्जाम्पल अभी मैं लिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, ये सारे एग्जाम्पल अभी मैं लिखाऊंगा। ठीक है? अब देखो सेक्शन 9 हमने पढ़ा, सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 हमने पढ़ा, सेक्शन 9 सीपीसी में हमने देखा कि साहब कोर्ट को ड्यूटी दे दी गई है कि वो जितने भी सूट्स हैं, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, इन्हें क्या करेगी, ट्राई करेगी। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? भाई हमने देखा सेक्शन 9 में कोर्ट के पास, कोर्ट की ड्यूटी है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे कंपलसरी है, शेल लगाया हुआ है कि साहब अगर कोई सूट ऑफ सिविल नेचर है, देन यू शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई, यू शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई, आपके पास ट्राई करने का जुरिसडिक्शन होगा ही होगा। क्लियर? बट इसके साथ साथ हमें कुछ वहां पे रेस्ट्रिक्शंस नजर आते हैं। उसने कहा कि साहब आप उन सूटों को ट्राई नहीं करोगे, सेक्शन 9 कहता है कि आप सारे सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई करिए, बट उन्हें ट्राई नहीं करेंगे जिसे सीपीसी के कुछ प्रोविजंस में रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है? और अगर किसी अदर लॉ में भी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड है, अगर किसी अदर लॉ में भी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड है, तो भी आप क्या नहीं करोगे, उसे ट्राई नहीं करोगे। क्लियर? तो देखो सेक्शन 9 में हम जब हम देखते हैं, तो सेक्शन 9 में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नजर आता है। क्लियर के साहब ये कह रहा है सारे, कोई भी सिविल सूट होगा कोर्ट ट्राई करेगा, है ना, ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर लिखा हुआ है, कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर। बट वहीं पर पॉजिटिव के साथ साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपको नजर आएगा। ये कहता है कि अगर सीपीसी का कोई प्रोविजन किसी सूट पर बार लगा रहा है, या फिर सीपीसी के अलावा कोई और लॉ है जो कि उस पर बार लगा रहा है, तो कोर्ट इसे ट्राई नहीं करेगी। कोर्ट को उसको ट्राई करने के लिए उस पर जुरिसडिक्शन कोर्ट के पास नहीं होगा। तो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नजर आएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट भी नजर आएगा। सेक्शन 9 को बहुत बैलेंस तरीके से बनाया गया है। ठीक है? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को रख के एक बैलेंस रूप दिया गया है, ताकि क्या बरकरार रहे, ताकि जस्टिस जस्टिस बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि हमारा बार बार हम एक ही सूट को फाइल कर रहे हैं, एक ही सूट को फाइल कर रहे हैं बार बार, और कोर्ट की पेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे भी तो जस्टिस नहीं मिल पाएगी। क्लियर? तो हमने जस्टिस को प्रिवेल कराने के लिए ये बैलेंसिंग रखी। अगर सेक्शन 9 में पॉजिटिव एस्पेक्ट रखा, तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी रखा। क्लियर? अब देखो एक केस हुआ जिसमें सेक्शन 9 को बहुत ही ब्यूटीफुली क्या करा, एक्सप्लेन किया। वो केस हमें लिखना है जब भी हम सिविल सूट, जब भी हम सेक्शन 9 के बारे में लिखेंगे, गेटवे टू सीपीसी के बारे में लिखेंगे, हमें ये केस मेंशन करना पड़ेगा। उसका नाम लिख लो, मोस्ट रेफरेंट पीएमए देखो
एक केस का नाम लिखो आप, मोस्ट रेवरेंड पीएमए मेट्रोपॉलिटन, मोस्ट रेवरेंड पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरन मार मर्थोमा। मोरन मार मर्थोमा, मोरन मार मर्थोमा, 1995 सुप्रीम कोर्ट, 1995 सुप्रीम कोर्ट, 1995 सुप्रीम कोर्ट। बोर्ड पर बेटा मैं लिख रहा था, मैं स्पेलिंग को एक बार चेक कर रहा था लिखने से पहले, ठीक है। केस का नाम है मोस्ट रेवरेंड पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरन मार मर्थोमा, MMM। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिक्टेट किए थे, 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए थे, और एक एक पॉइंट करके सेक्शन 9 को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था। क्लियर बेटा, डिफरेंट है तभी तो मैं एक बार चेक कर रहा था नेट पे, है ना। एक मिनट बेटा बस। बेटा महक ये लिख लो पहले, है ना, दूल्हा भाई जब आएगा उसका नंबर तो वो भी लिखवा देंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। देखो प्लीज राइट फर्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट फर्स्ट पॉइंट, इट वाज हेल्ड दैट, it was held that it was held that section 9 has both positive and negative dimension. It was held that it was held that section 9 has both positive and negative dimension, both positive and negative dimension, positive in the sense section 9 of CPC। प्रीति कुमारी, ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है बेटा, कौन सब्जेक्ट चल रहा है? प्रीति कुमारी ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? CPC, section 9 of CPC। It was held that section 9 of CPC has both positive and negative dimensions, has both positive and negative dimensions,
Positive in the sense, positive in the sense that it uses the word civil nature. Positive in the sense it uses the word civil nature. Positive in the sense it uses the word civil nature and therefore gives a wide jurisdiction and therefore gives the wide jurisdiction टू द सिविल कोड्स, है ना, क्योंकि सिविल सूट लिखते तो सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन बहुत नैरो हो जाता। सिविल नेचर लिखा मतलब अगर लीगल राइट के साथ साथ अगर उसमें सोशियो रिलीजियस राइट्स भी इन्वॉल्व हैं तब भी सिविल कोड उसे ट्राई कर सकता है, तो उसका जुरिस्डिक्शन क्या हो गया, बहुत वाइड हो गया। एंड देयरफॉर गिव्स अ वाइड जुरिस्डिक्शन टू द सिविल कोड्स एंड एंड it is negative in the sense and it is negative in the sense that the restrictions are also provided and the negative in the sense that the restrictions are also provided in section 9 itself. The restrictions are also provided in section 9 itself. बताइए, is this clear to all of you? अब लिखिए सेकंड पॉइंट। प्रद्युमन कह रहे हैं सर वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन था। अब जैसा भी हो, अब देखो कोई अगर मूर्ख सा भरा क्वेश्चन करेगा तो रुक के उसे बताया तो जाएगा। देखो अगर मैं किसी ने देखो अगर कोई केवल परेशान करने को ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्टर्ब करने को पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एटलीस्ट उसे अच्छा समझ में आ रहा है, बट वो परेशान करने को गलत लिख रहा है। तो इसमें कम से कम मुझे इतनी संतुष्टि है कि कम से कम चलो गलत वो केवल परेशान करने को ही पूछ रहा है। बट अगर कोई सच में ये पूछ रहा है सीपीसी की क्लास में कि सेक्शन 9 सर बीएनएसएस का है लिखें या सीआरपीसी का लिखें, अगर कोई सच में ऐसा पूछ रहा है तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग स्टेज हो जाती है उस बच्चे के लिए कि उसे इतना भी नहीं पता कि क्लास में क्या चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है ना। तो उसके लिए मैं चिंतित हूँ कि क्योंकि फिर ये तो मूर्खता हो जाती है। हाँ, कोई परेशान करने को लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि परेशान तो करते रहो, परेशान मैं थोड़ी तुम्हारे कमेंटों से परेशान होने वाला हूँ। उल्टा तुम अपना जो है अपना टाइम वेस्ट करते हो, है ना। इसमें मेरा क्या है, मेरा तो मैं तो ऑलरेडी निकाल के छोड़ चुका हूँ पेपर, ठीक है, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, ये भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि कोई परेशान करने को ही करे। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातों को इतना वो मत करा करो। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है गलती से लिख गया हो, है ना। तो कोई बात नहीं प्रीति कुमारी, कोई दिक्कत, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी भी अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज घट रही है, कोई कोई चीज हो रही है आपके साथ, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और हाँ वही, और अपने आप किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग मान के और वैसा सोच के आप सामने वाले से बोलो तो हो सकता है कि वो सही ना हो। तो इसीलिए आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर सामने वाला कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्लियर तो हो सकता है पहले आप कारण जान लो। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, द वर्ड शैल यूज्ड इन सेक्शन 9
द वर्ड शैल, द वर्ड शैल, ठीक है। अब जब भी किसी वर्ड को आप डिनोट करते हो ना, जब आप कहते हो कि साहब हम इस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कभी भी हम कहते हैं कि हम इस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे लिखा द वर्ड शैल, तो शैल को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखना होता है ना। शैल को कैसे लिखोगे? शैल को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखोगे, ऐसे। जब भी हम किसी प्रोविजन के किसी शब्द को डिनोट करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखेंगे। क्लियर? लिखो द वर्ड शैल यूज्ड इन सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, द वर्ड शैल used in section 9 of CPC makes the jurisdiction of the court, makes the jurisdiction of the court, makes the jurisdiction of the court mandatory। मैंने कहा ना, यहाँ पे jurisdiction mandatory हो गया, कोर्ट को ट्राई करना ही करना है, कोर्ट के पास jurisdiction होगा ही होगा, आपको सिविल कोर्ट में ही जाके अपना रिलीफ मिल पाएगा। क्लियर? लिखा द वर्ड shall used in section 9 of CPC makes the jurisdiction of the court mandatory, makes the jurisdiction of the court mandatory। और तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, a suit of civil nature is a broader term, a suit of civil nature is a broader term, a suit of civil nature is a broader term it involves some legal issues, and it involves, and it involves it involves some legal issues coupled with some socio-religious issues, coupled with some socio-religious issues, coupled with some socio-religious issues। Coupled with some socio-religious issues, whereas whereas in a pure civil suit, whereas in a pure civil suit, whereas in a pure civil suit it is only a civil legal rights, ठीक है। whereas in a pure civil suit it is only pure civil legal rights। क्लियर? तो अगर केवल लीगल राइट इन्वॉल्व होगा तो इट इज कॉल्ड सिविल सूट, और लीगल राइट के साथ अगर कुछ सोशल रिलीजियस राइट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो क्या कहलाएगा? सूट ऑफ सिविल नेचर कहलाएगा। क्लियर? बिल्कुल एक एक शब्द में मैंने दोनों को बता दिया। सिविल सूट का मतलब है केवल लीगल राइट इन्वॉल्व होना, और सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब है कि लीगल राइट के साथ यदि कोई सोशियो रिलीजियस राइट इन्वॉल्व है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर कहलाएगा। दोनों को ही ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन क्या होगा? सिविल कोर्ट्स के पास होगा। क्लियर? लास्ट लाइन है वेयर एज इन अ सिविल सूट, प्योर सिविल सूट, इट इज ओनली सिविल लीगल राइट। इट इज ओनली अ सिविल लीगल राइट्स। क्लियर? हाँ बेटा, ब्रेक दे रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करेंगे दोबारा। ठीक है, सो ये हो गया ब्रेक के बाद।
जो दूसरा पहलू है इसका वो स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड बार में समझाऊंगा, एक्सप्रेस बार क्या होगा, इम्प्लाइड बार का क्या होगा, है ना। रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि बहुत सारे केसेस जिसमें सूट ऑफ सिविल नेचर का आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा। ठीक है, सूट ऑफ सिविल नेचर का एग्जाम्पल दिखाई देगा। अ, ऐसे कुछ केसेस में आपको कराऊंगा, है ना। तो वो एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सूट ऑफ सिविल नेचर के। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम जुरिसडिक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर? ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 3-4 मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। कपल्ड, COUP LED।
सुमित सर, पर्दा नशी फीमेल का पर्दा लगाना लीगल राइट। हाँ है, और क्या, सूट ऑफ सिविल नेचर में कवर होता है। सूट ऑफ सिविल नेचर में कवर होता है ना, क्योंकि वो क्या है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी में ये चीजें कवर हो जाती हैं। क्लियर। चलो तो पहले एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, है ना, पहले एग्जाम्पल ही कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होगा और प्योरली सिविल सूट क्या होगा। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे मैटर्स जो कि सिविल सूट में आएंगे ही नहीं या सूट ऑफ सिविल नेचर में फॉल ही नहीं करेंगे, तो पहले इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल करने के बाद उसके बाद फिर मैं वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार और रेस्ट्रिक्शंस वाले पार्ट पे आऊंगा। ठीक, चलो तो देखो एक एक करके जल्दी जल्दी केस लिखते चलना। पहला केस था एग्जाम, अगर इसके एग्जाम्पल्स हम बात करें तो पहला केस था भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 1997 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1997 सुप्रीम कोर्ट। नहीं नहीं बेटा, और नहीं लिखना। सपना कुमारी सिंह, बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा, ये आप बता देना, है ना। अब बहुत ध्यान से देखते हुए चलना, ये समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे बिल्कुल सही कहा, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड केस भी बोलते हैं। ठीक है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड केस। अब इसमें क्या था, भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में मैं आपको बताऊं कि वहां का जो ट्रस्ट था, वैष्णो देवी जो टेम्पल है जम्मू कश्मीर में, तो वहां का जो ट्रस्ट था उसका नाम था वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट। क्लियर, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उसका नाम था ट्रस्ट का। अब यहाँ पे क्या था कि एक फैमिली ही उसका जो चीफ प्रीस्ट है, मतलब ये जो मुख्य पुजारी जो था टेम्पल का, जो मुख्य पुजारी था, यानी कि जो चीफ चीफ प्रीस्ट था, है ना, जो मेन पंडित था उस टेम्पल का, वो एक ही फैमिली से लगातार बनता चला आ रहा था, क्योंकि वो पूजा, वो विधान पूजा करने का उसी फैमिली ने स्टार्ट किया था। क्लियर, तो ये क्वेश्चन फंस जाता है कि साहब कि क्या चीफ प्रीस्ट बनना ये एक हेरिडिटरी राइट है। ठीक है, ये एक हेरिडिटरी राइट है। क्या हेरिडिटरी का मतलब होता है कि साहब पहले बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। क्लियर, ये एक हेरिडिटरी राइट है, और ये हेरिडिटरी राइट डिपेंड किस पे था कि कौन क्या बनेगा, कौन चीफ प्रीस्ट बनेगा। क्लियर, तो देखो, हेरिडिटरी राइट इज अ लीगल राइट। ठीक है, बट इट इज डिपेंड अपॉन वन रिलीजियस राइट, कि साहब पूजा, पूजा से रिलेटेड, ये लीगल राइट किससे रिलेटेड है, पूजा से रिलेटेड, कि पूजा करेगा कौन, वहां वहां जो आरती हो रही है उसे करेगा कौन, वहां जो विधान हो रहे हैं उन्हें करेगा कौन। क्लियर, तो करने वाला क्या करने वाले के पास हेरिडिटरी राइट है कि साहब जो जिसका जो करता था उसका बेटा करेगा, या कोई भी सरकार चाहे तो किसी को भी क्या कर सकती है, उस पर अपॉइंट कर सकती है। क्लियर, तो ये चीफ, वहां का चीफ प्रीस्ट बनना, ये हेरिडिटरी राइट में आएगा या नहीं आएगा, ये क्या है, एक लीगल क्वेश्चन है। ये क्या है, एक लीगल क्वेश्चन है, और ये लीगल क्वेश्चन किस पर डिपेंड है, रिलीजियस राइट पे, है ना, या किससे एसोसिएटेड है, एक रिलीजियस राइट से एसोसिएटेड है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, ये सूट क्या माना गया, सूट ऑफ सिविल नेचर। ये सूट क्या हो जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर, क्योंकि इसमें देखो उसने केस किया कि साहब ये तो मेरा हेरिडिटरी राइट है, हेरिडिटरी। क्लियर, मतलब ये मेरे पापा का था, अब मेरा होना चाहिए, फिर मेरे बेटे का होना चाहिए, है ना। बट इस लीगल राइट के साथ साथ एसोसिएटेड है एक रिलीजियस राइट। क्लियर, तो इसमें दो इश्यू इन्वॉल्व होंगे, लीगल राइट प्लस रिलीजियस राइट। क्लियर, तो ये क्या बन गया, सूट ऑफ सिविल नेचर। ये क्या बन गया, सूट ऑफ सिविल नेचर।
क्लियर। ऐसे ही दूसरा केस लिखो, इंडियन लॉयर एसोसिएशन, इंडियन यंग लॉयर, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 सुप्रीम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबरीमाला केस, सबरीमाला केस। ठीक है, अब देखो सबरीमाला केस क्या है, सबरीमाला केस क्या है, ये सबरीमाला केस का नाम है, क्या नाम है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, विच इज फेमसली कॉल्ड सबरीमाला केस। अब देखो इसमें क्या था, इसमें आपको पता है भाई, इसमें जो लीगल इशू था वो इशू था राइट टू वर्शिप का, कि जो वुमेन है, वुमेन हैज राइट टू वर्शिप इन द टेंपल और नॉट, वुमेन हैज राइट टू वर्शिप इन अ टेंपल और नॉट। और राइट टू वर्शिप आपको पता है कि आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो लीगल राइट। क्लियर। तो इसमें क्या है, इसमें इन्वॉल्व, इसमें भी क्या इन्वॉल्व है, एक लीगल राइट इन्वॉल्व है ना, बट वो किससे एसोसिएटेड है, एक रिलीजियस राइट से एसोसिएटेड है। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है, एक लीगल रिलीजियस राइट से एसोसिएटेड है। क्लियर। क्योंकि वहां पर एक सोशल प्रैक्टिस चल रही है, इस रिलीजन को लेके एक सोशल प्रैक्टिस चल रही है कि साहब 10 साल से लेके 50 साल तक की महिला मंदिर में एंटर नहीं करेंगी, है ना। तो ये जो लीगल राइट है, इट इज डिपेंड अपॉन दैट सोशियो रिलीजियस राइट। ठीक है, वो लीगल राइट किसके अगेंस्ट कंटेस्ट करना चाहती है, वो जो सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। क्लियर। तो ये जो पूरा सूट है, इसमें लीगल इशू भी इन्वॉल्व है, सोशियो रिलीजियस इशू भी इन्वॉल्व है। क्लियर। इस वजह से सबरीमाला केस भी क्या हो जाता है, सूट ऑफ सिविल नेचर, क्या हो जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर। क्लियर, क्या हो जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर। क्लियर। तो ये लिख लिया आपने, सबरीमाला केस इज ऑल्सो अ सूट ऑफ सिविल नेचर। एक और लिखो, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 सुप्रीम कोर्ट, 2006 सुप्रीम कोर्ट, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये केस क्या था, अब ये केस में जो इशू इन्वॉल्व था, वो इशू इन्वॉल्व था इंटरकास्ट मैरिज का। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज के साहब, एक लड़की लड़के से क्या करती थी, शादी करना चाहती थी, है ना, बट उनकी कास्ट क्या थी, डिफरेंट थी, तो उन्हें सोसाइटी क्या कर रही थी, उन्हें सोसाइटी रोक रही थी। क्लियर, उन्हें सोसाइटी क्या कर रही थी, उन्हें सोसाइटी रोक रही थी, है ना। तो इंटरकास्ट इज अ सोशल मैटर, इंटरकास्ट इज अ सोशल मैटर, बट वो लड़की उससे शादी करना चाहती थी। तो ये शादी करना चाहना, ये किसमें आपका आ जाएगा, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो जाएगा, राइट टू चूज स्पाउस। क्लियर, किसमें, राइट टू चूज स्पाउस ऑफ योर ओन चॉइस। क्लियर, ये आर्टिकल 21 में कवर होगा। तो ये इशू में लीगल राइट कवर है या नहीं, ये हम देखेंगे। तो अगर हम देखें आर्टिकल 21, तो हम कहेंगे कि इस इशू में, इस केस में लीगल राइट भी इन्वॉल्व था, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज के लिए अगर आप कोर्ट में जा रहे हो, अगर इंटरकास्ट मैरिज करने से आपको कोई रोक रहा है, तो आपका जो अधिकार है, आपका जो लीगल राइट है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस। क्लियर, ये आपका आर्टिकल 21 में कवर होता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के चलते। क्लियर, तो वहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, ये भी क्या हो जाता है, सूट ऑफ सिविल नेचर, क्योंकि इसमें सोशल इशू भी कवर है और लीगल इशू भी कवर है। तो क्या हो जाता है, सूट ऑफ सिविल नेचर, सूट ऑफ सिविल नेचर। क्लियर, ये भी क्या हो जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर।
ठीक है, चलो। अब केसेस के नाम तो हमारे अब खत्म हो गए। अब मैं बस आपको एग्जांपल्स बताता रहूंगा, आप मुझे बताना कि सूट ऑफ सिविल नेचर होगा या सिविल सूट होगा। क्लियर? हाँ बेटा भव्यकांक्षा, पेन मेरे है कुछ दिनों से और बहुत ज्यादा है ना, पेन मेरे है बैक में और कुछ दिनों से थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज को होने से रोकना है ना, तो सोसाइटी उसे रोक रही है कि नहीं तुम नहीं करोगे, तो डेट इज अ सोशल मैटर। ठीक है, अब लिखो, अगला एग्जाम्पल लिखो। राइट ऑफ अ पर्दानशी लेडी, लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, राइट ऑफ अ पर्दानशी लेडी टू ऑब्जर्व पर्दा। राइट ऑफ अ पर्दानशी लेडी टू ऑब्जर्व पर्दा। क्लियर? अब पर्दानशी लेडी को पर्दा ऑब्जर्व करना, वो क्या है, कोई मतलब पर्दा नशी लेडी है, वो पर्दा रखना चाहती है। क्लियर? बट उसे पर्दा रखने से मना किया अगर जा रहा है, तो ये किस अगर कर देती है तो ये कैसा सूट होगा बताइए आप। नहीं देखो, इसमें आर्टिकल 21 भी कवर होगा, इसमें आर्टिकल 21 भी कवर होगा। ठीक है, और ये एक सोशियो रिलीजियस इशू भी है। क्लियर? सोशियो रिलीजियस इशू भी है, तो दोनों इन्वॉल्व है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज। राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज बताइए। राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज, अब देखो ये क्या है, राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट। अब राइट टू वोट इज प्योरली अ लीगल राइट, है ना, कोई सोशो इसमें मैटर इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई रिलीजियस मैटर इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। जो 18 साल से ज्यादा का है वो वोट देगा, मैं 18 साल से ज्यादा का हूं तो मैं वोट दूंगा। तो इट इज, ये एक लॉ के द्वारा सैंक्शनड है, तो इट इज प्योरली अ सिविल सूट। ये क्या हो जाएगा, इसमें केवल लीगल राइट इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट क्या हो जाएगा, प्योरली अ सिविल सूट। प्योरली अ सिविल सूट, वेरी गुड, वेरी करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट लिखो, एक्सपेल्ड फ्रॉम कास्ट। एक्सपेल्ड फ्रॉम कास्ट मतलब किसी को जाति से जाति से निकाल दिया है, किसी को जाति से निकाल दिया है। तो देखो, इसमें जाति से निकालना, जाति में रहना के साथ ये कोई लॉ के द्वारा सैंक्शन तो है नहीं। ठीक है, ये कोई लॉ के द्वारा सेक्शन सैंक्शन तो नहीं है, तो इसमें आपका लीगल राइट इन्वॉल्व नहीं होगा। इट इज प्योरली अ सोशल इशू, इट इज प्योरली अ सोशल इशू। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सिविल, नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, एक्सपेल्ड फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। एक्सपेल्ड फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, लीगल राइट, लीगल राइट तो सिविल लीगल राइट लिखोगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो एक्स एक्स एक्सपेल्ड फ्रॉम कास्ट में दो तीन लाइन बोल रहा हूं, वही अविनाश कुमार, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो तीन लाइन बोल रहा हूं, वो लिख लीजिए आप। कास्ट से निकाल देना, अपनी कास्ट से निकाल देना कि साहब अब
कि तूने इतना बुरा काम किया है, अब हम तुझे अपनी जाति से निकाल रहे हैं और तू इस जाति का अब नहीं कहलाएगा, तो कोई लीगल राइट इसमें इशू होगा नहीं। प्लीज प्लीज राइट एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट, प्लीज राइट एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट। जाति से निकालना और घर से निकालने में फर्क है। एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट, expulsion from caste is not a suit of civil nature. Expulsion from caste is not a suit of civil nature. Expulsion from caste is not a suit of civil nature, as no legal right is involved. As no legal right is involved, और किसी के कहने से ना तुम निकल रहे कास्ट से, है ना। Expulsion from caste is not a suit of civil nature, as no legal right is involved. Caste is a pure social phenomena. Caste is a pure social phenomena. Clear? चलो नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट, अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट, अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट, अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट फंड फॉर होल्डिंग, funds for holding, a promise to contribute funds for holding religious festivals, a funds for holding religious festival। बताइए भाई, कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, जैसे होली का चंदा मांगने आते हैं और दिवाली का चंदा मांगने आते हैं, उसका तुमने प्रॉमिस कर दिया कि भैया ठीक है मैं तुम्हें 20 रुपए चंदा दे दूंगा, 50 रुपए चंदा दे दूंगा, तुम नहीं दे रहे, तो क्या वो रिकवरी ऑफ मनी कर लेंगे आपसे? बताइए। नहीं, इट इज प्योरली अ सोशल इशू, इट इज प्योरली अ सोशल इशू। क्लियर? तो इट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, इट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। नेक्स्ट लिखो, सूट फॉर क्लेमिंग अरियर ऑफ रेंट, सूट फॉर क्लेमिंग, केवल प्रॉमिस से थोड़ी कुछ हो जाएगा, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बन जाएगा। अगर हाँ वो तुम्हारे प्रॉमिस करने पर कुछ कर चुके हैं तो स्टॉप पिल लग सकता है, बस तब हो सकता है, वरना नहीं होगा। देखो, सूट फॉर क्लेमिंग अरियर ऑफ रेंट, ठीक है, जो बकाया जो किराया है, बकाया किराया उसका रिकवर कराने के लिए सूट फाइल करोगे तो इट इज प्योरली अ सिविल सूट, इट इज प्योरली अ सिविल सूट। ठीक है, तो देखो अभिषेक सिंह, अच्छा बीएचयू में दिखा था, बल हुआ था, अब सर्जरी मत कराइएगा। नहीं नहीं, सर्जरी नहीं करा रहा, मेरा हो सकता है कि मेरे को मतलब किसी उसमें डिस्क में वो नहीं है प्रॉब्लम, मेरे को मसल्स पेन है ना, ये पूरा पूरी बैक में, पूरी बैक में नीचे से लेके ऊपर तक, जिसे हम मसल स्पाज्म बोलते हैं, है ना। बस वो क्या है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटेड, ठीक है, उसके कारण ज्यादा वो हो सकता है। मैंने भी तो चेक ज्यादा कुछ कराया ही नहीं है, मैं नहीं जा पाता रमनजोत, एसी बंद है बेटा, एसी बंद है। कैरोप्रैक्टिक पे दिखाने से निक मुझे डर लगता है कि वो पता नहीं क्या हो जाए उसमें। फिजियोथेरेपी बहुत करवाई है मैंने,
फिजियोथेरेपी में बहुत कराई है। हाँ, नहीं वॉक वगैरह पे जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, ये सब करूँगा मैं, है ना? अभी टाइम नहीं मिल पाता बस। ठीक है, देखो अगर कोई भी पूछ रहा है ना, कोई भी पूछ रहा है राज एम जरी वाला, बेटा केस लॉज, केस लॉज, और मैंने जो पढ़ा हुआ है पहले के टाइम का वो प्लस केस लॉज। देखो कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें सूट ऑफ सिविल नेचर या प्योरली सिविल सूट या नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, ये चीजें पूछी जा रही हैं, तो इसमें सिंपल हम एक चीज देखेंगे कि क्या किसी भी रूप में किसी भी तरह से लीगल राइट इन्वॉल्व है। अगर लीगल राइट इन्वॉल्व होगा देन इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, लीगल राइट इन्वॉल्व नहीं होगा तो नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब एक्सपेल्ड वाला अब कराएंगे कल। ठीक है, एक्सपेल्ड कह रहा हूँ। हाँ टाइम हो गया बेटा, टाइम हो गया आपका, 5:30 तक का टाइम है। वो तो मैं उसके एक्स्ट्रा भी ले लेता हूँ, बट आपका टाइम है ना, आया होगा 1.5 घंटे का लग के आया होगा सीपीसी का, है ना? वो तो मैं एक्स्ट्रा, पर फिर भी मैं एक्स्ट्रा ही लेता हूँ 5-10 मिनट आपके डाउट्स की वजह से, वरना टाइम 5:30 का ही है मेरा। मैं टाइम से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, वो तो मेरा क्या है, टॉपिक खत्म हो गया तो इसलिए मैंने सोचा फिर डाउट ले लूं सबके। क्लियर? तो कल हम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार वाला पोर्शन करेंगे, और उसके बाद करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 9। अरियर ऑफ रेंट इज अ प्योरली अ सिविल सूट। अरियर ऑफ रेंट का मतलब जो बकाया किराया है उसे लेना। समझ नहीं आ रहा? अविनाश कुमार को समझ नहीं आ रहा? और भी कोई ऐसा है जैसे समझ में ना आ रहा हो, जैसे सूट ऑफ सिविल नेचर समझ में ना आया हो, सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर में अंतर नहीं समझ में आ रहा हो? क्या और कोई बच्चा भी है जिसे समझ में नहीं आया हो? बेटा सबको क्लियर है तो केवल अविनाश कुमार जी, केवल आपको ही समझ में कैसे नहीं आया, आप ये बता दीजिए कि आपको कौन से पॉइंट में दिक्कत आई, कि समझ में नहीं आया, किस पॉइंट में दिक्कत आई? क्योंकि देखो एक मतलब यहाँ एक भी ऐसा बच्चा नहीं है आपके अलावा जो कह रहा है समझ में नहीं आया। डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन करने का जो वायलेशन है ना, वो स्टेट करती है, इंडिविजुअल नहीं। वो उसमें अंतर है स्वाति गौतम, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा अविनाश, तुम एक काम और करना, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो एक काम आप करना कि और आशु, ठीक है, आशु को भी अक्सर समझ में नहीं आता, मैंने ऐसा देखा है। तो अविनाश और आशु आप एक काम करिएगा कि एक बार आप दोबारा से रिकॉर्डेड लेक्चर आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर? आपको एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर से करना ही पड़ेगा। आप उससे इत्मीनान से रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार और करिए, और अच्छी तरह से नोट्स को पढ़िए, जो एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं वो एग्जाम्पल्स पढ़िए। उसके बाद आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके बाद समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे फिर वो पॉइंट बताइए कि सर इस पॉइंट पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो जा रहा है। क्लियर?
हाँ, वो खड़े होने से भी हो जाता है और हो जाता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन तो बेटा मैं कल कराऊँगा, है ना? एक्सप्लेनेशन तो कल कराऊँगा। मतलब अविनाश कुमार को भी समझ में आया, तो अब अकेले बचते हैं आशु। आशु भाई केवल आपको समझ में नहीं आया। क्लियर? तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है? मेरी बात आपको माननी पड़ेगी और आपको 100% घर जाके एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर करना ही करना होगा। ठीक है? उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? उसके बाद फिर आप मुझे बताना कि किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है या क्या समझ में नहीं आ रहा है या कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। क्लियर? केवल नॉट क्लियर लिख देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो आप आशु मेरी बात मानिएगा। एक बार आप रिकॉर्डेड जाके पूरी क्लास को इत्मीनान से करिए, कंसंट्रेशन के साथ, तो 100% समझ में आएगा। इतना कठिन कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ठीक है? ओके आशु? फिजियोथेरेपी में करा रखी है बेटा, मैंने बहुत फिजियोथेरेपी कराई है। चलिए, चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच। एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट का लीगल रेमेडी हो सकता है? नहीं, लीगल बेटा कास्ट कोई फिनोमेना है ही नहीं, है ना? ये तो सोशल फिनोमेना है केवल के कास्ट। हाँ, अगर कास्ट को कास्ट में निकाले जाने से आपका कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, मान लो अगर कास्ट से निकाले जाने से आपका कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, जैसे मान लो जाति से निकालने से आपको आपका घर छिन गया, या जाति से निकालने से आपको अब कोई खाना नहीं दे रहा। क्लियर? कोई खाना नहीं दे रहा, या जाति से निकालने के बाद आपकी डिग्निटी लूज हो गई। तो अगर कास्ट से एक्सपल्जन के बाद आपका कोई लीगल राइट वायलेट हो गया है, तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर बन जाएगा। बट केवल एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। चलिए, ओके देन। हाँ, साहिल कुंद्रा। ठीक है, ठीक है, मैं करूंगा आशी पाठक। चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं कल, बाकी बीएनएस वाले बच्चों से बीएनएस में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।